बच्चों भूगोल विषय कक्षा 12 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बच्चों मानव बस्तियाँ, इसके अभ्यास प्रश्न पार्ट 3 के अंतर्गत आज हम करेंगे। बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा कि ग्रामीण बस्तियाँ किसे कहते हैं और नगरीय बस्तियाँ किसे कहते हैं, इनके क्या क्या प्रकार होते हैं और इनका विभाजन किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो जाइए अभ्यास प्रश्नों के लिए। चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। इसके बच्चों 4 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा नगर है जो नदी तट पर उपस्थित नहीं है। पहला है आगरा, दूसरा है भोपाल, तीसरा है पटना और चौथा है कोलकाता। तो हम सब जानते हैं बच्चों कि आगरा नदी तट पर है, पटना भी है और कोलकाता भी है और भोपाल नदी तट पर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? भोपाल। भोपाल इज़ द राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, नदी तट पर उपस्थित या अवस्थित कौन सा नगर नहीं है? भोपाल नहीं है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो 2011 की जनगणना की नगर की परिभाषा हमने पढ़ी थी बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला है जनगणना घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह सही बात है। ठीक है, तो दूसरा है नगर पालिका नगर निगम का होना, अर्थात सरकार द्वारा अधिसूचित होना, यह भी सही बात है। तीसरा है बच्चों 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये बात सही नहीं है, अर्थात यहाँ पर प्राथमिक खंड में संलग्न नहीं होना चाहिए, जबकि आंसर में यहाँ पर गए में क्या लिखा हुआ है? होना, अर्थात यह नहीं होगा। और चौथा है जनसंख्या आकार 5000 व्यक्ति से अधिक होना, यह भी सही है, अर्थात यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा नगर की परिभाषा नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? गए 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बच्चों? गए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है बच्चों, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अर्थात 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किन क्षेत्रों में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो पहला ऑप्शन है गंगा का जलोढ़ मैदान, यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं होगी बच्चों परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां। दूसरा है राजस्थान का, यहाँ पर नहीं होगी। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र, यहाँ पर हो सकती है। हिमाचल की निचली घाटियाँ, यहाँ पर भी हो सकती है। उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियाँ, यहाँ पर भी हो सकती है। इस प्रकार से बच्चों हमारा आंसर आएगा क, गंगा का जलोढ़ मैदान, यहाँ पर परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियाँ नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। ठीक है बच्चों, तो कौन सा वर्ग है आइए देख लेते हैं। पहला है बृहत मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई। दूसरा दिल्ली, बृहत मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। कोलकाता, बृहत मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बृहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। बच्चों यह प्रश्न है, हमने पढ़ा था कि पहला जो आंसर आएगा वो आएगा बृहत मुंबई। ठीक है बच्चों, और दूसरे स्थान पर आएगा दिल्ली, तीसरे पे आएगा बच्चों कोलकाता। ठीक है, और चौथे पे चेन्नई। ये हमने 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ा था, लेकिन ये जो प्रश्न जिस समय बने थे बच्चों वो 2001 की जनगणना के अनुसार थे और वहाँ यह ऑप्शन आएगा चौथा। लेकिन यदि इसमें इस प्रकार के यदि ऑप्शन आ जाए तो वो ज़्यादा सटीक होगा। पहले स्थान पर बृहत मुंबई, दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर कोलकाता और चौथे स्थान पर चेन्नई। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यदि ये ऑप्शन अपने आंसर में हैं तो इस प्रकार का यह ऑप्शन सर्वाधिक सटीक है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार यह ऑप्शन सही है। और यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन जो बन रहा है वो 2001 की जनगणना के अनुसार ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो यदि हमारे क्वेश्चंस में इस प्रकार का ऑप्शन हो जाए वो सर्वाधिक सटीक है, वो सर्वाधिक सही है, लेकिन ये नहीं होकर के यदि यहाँ पर ये आ जाए तो 2001 की जनगणना के अनुसार यह ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप। तो हमारा जो यहाँ पर चूंकि ऑप्शन सर्वाधिक ऑप्शन यही है, यहाँ पर
2011 यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में बच्चों, इस वजह से 2001 का डाटा, जो कि किताब हमारी पुरानी किताब थी 2001 के अनुसार किताबें छपी हुई थी कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चौथा ऑप्शन यही आएगा। ठीक है बच्चों, बाकी यदि सटीक मैंने जो बताया वो ऑप्शन यदि उसमें हो तो फिर वो ही आंसर उसमें होगा। अर्थात 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें पहले स्थान मुंबई का था और दूसरा स्थान दिल्ली का था और कोलकाता तीसरे स्थान पर चला गया था। ठीक है बच्चों, लेकिन हमारे यहाँ ऑप्शन में 2001 की जनगणना के अनुसार ही ऑप्शन दिए हुए हैं और राइट आंसर भी यही बनता है, अर्थात चौथा बनता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं 30 शब्दों के प्रश्न, जिनके आंसर हमें 30 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न है, गैरीसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार्य होता है। मैंने बताया था बच्चों, गैरीसन नगर छावनी नगर होते हैं जिनमें सेना कार्य करती है, सेना संबंधी कार्य होते हैं। उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, गैरीसन नगर या छावनी नगर की स्थापना सैन्य संबंधी कार्यों के संपादन हेतु की जाती है। इन नगरों को कैंट या कैंटोनमेंट भी कहा जाता है। इन नगरों में सैनिक अभ्यास, प्रशिक्षण, कार्यालय तथा सेना संबंधी अन्य कार्य मुख्य रूप से किए जाते हैं। अंबाला, जालंधर, महू, बबीना तथा उधमपुर भारत के प्रमुख गैरीसन नगर है। बच्चों एक चीज़ और देख लेना कि यदि मैं जल्दी यहाँ पर स्लाइड आगे बढ़ रही है तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके भी ये आंसर लिख लेना। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों कि किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, उसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजकों में से किसी एक का संयोजन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो पहला है एक नगर तथा उसका संलग्न विस्तार। एक नगर हो सकता है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसका विस्तार है वो भी उसमें शामिल किया जा सकता है। दूसरा है विस्तार सहित अथवा बिना विस्तार के 2 या 2 से अधिक सटे हुए नगर। कोई 2 नगर है जो पास में है, उन दोनों नगरों को मिलाकर के भी नगरीय संकुल कहा जा सकता है। तीसरा है बच्चों एक नगर और उससे सटे हुए एक या एक से अधिक नगरों का निर्माण। कोई एक नगर है और उसके पश्चात कोई आसपास में दूसरा नगर इसके कारण से विकसित हो रहा है, तो इनको भी क्या कह सकते हैं, नगरीय संकुल कहा जा सकता है। इस प्रकार से 3 प्रकार से इनका यदि संयोजन हो तो नगरीय संकुल कह सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों की अवस्थिति के कौन से मुख्य कारक होते हैं। हम सब जानते हैं कि मरुस्थलीय जो परिस्थिति होती है उसमें जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आइए बच्चों देखते हैं कैसे क्वेश्चन लिखना है, इसका आंसर लिखना है। मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों की अवस्थिति में जल उपलब्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली कारक होता है। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता तथा जलवायु दशाएं भी मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। जहाँ पर जल ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करेंगे। कोई छोटा पोखर हो या कोई नाड़ी हो, कोई तालाब हो, उस क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या रहेगी गाँव में मरुस्थलीय प्रदेशों के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न, महानगर क्या होते हैं, ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा बच्चों कि 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है। महानगर किसे कहते हैं, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहते हैं। जबकि कई महानगर और मेगा नगर मिलकर के नगरीय संकुल बनाते हैं जिनमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ महानगर क्या है, 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या को क्या कहते हैं, महानगर कहते हैं। जबकि जो नगरीय संकुल है वो क्या होगी, कोई महानगर हो गया या कोई मेगा नगर हो गया। ठीक है बच्चों, इनके आसपास का कोई नगर मिलकर के, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, इनमें आसपास का ये कोई दूसरा नगर मिलकर के बन गया। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, 50 लाख से अधिक की जनसंख्या, बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में ये क्या है, नगर फैले हुए होते हैं। इनकी जनसंख्या भारी मात्रा में होती है, किनकी, नगरीय संकुल की। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने देखा वृहत मुंबई, तो मुंबई और मुंबई के आसपास का जो विस्तार क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे, वृहत मुंबई कहेंगे। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो हमें 150 शब्दों में देना है।
तो प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना कीजिए। विभिन्न भौतिक पर्यावरणों में बस्तियों के प्रारूपों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक कौन से हैं। तो इसमें दो भाग है बच्चों, बड़ा प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पहला जो भाग है वो पूछ रहा है कि विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना कीजिए, अर्थात किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षण होते हैं। दूसरा है विभिन्न भौतिक पर्यावरण में बस्तियों के प्रारूपों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। भौतिक पर्यावरण के आधार पर बस्तियों को जो हमने बांटा था उसके प्रारूप या उसके उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं बच्चों किस प्रकार से उत्तर लिखना है। विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियां तथा उनके लक्षण। वृहत तौर पर भारत में निम्नलिखित 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मिलती है। पहला है गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, पल्लीकृत बस्तियां और परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां। ये 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हमने बताई थी। ठीक है, पहला है गुच्छित बस्तियों के लक्षण। गुच्छित बस्तियों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला है ये बस्तियां घरों के एक संहत अथवा संकुलित रूप को प्रदर्शित करती है। दूसरा है घरों का संकुलित निर्मित क्षेत्र तथा इनके मध्य में मिलने वाले रास्ते या गलियां आयताकार, अरीय तथा रेखिक प्रारूप या आकृति प्रस्तुत करते हैं। कोई विशिष्ट आकृति ये प्रस्तुत कर सकती है क्योंकि गुच्छित या संकुलित रूप से होती है। काफ़ी पास पास इसमें मकान होते हैं गुच्छित बस्तियों के अंतर्गत। इस प्रकार की बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानी भागों में मिलती है। ठीक है बच्चों, जैसे गंगा का मैदान, सतलज का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो जलोढ़ उपजाऊ जो जलोढ़ मैदान है वहाँ पर इस प्रकार की गुच्छित बस्तियाँ ज़्यादा मिलती है। दूसरा है बच्चों अर्धगुच्छित बस्तियों के लक्षण। इनके कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। यह बस्तियाँ किसी एकाकी बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम होती है, यह हमने बताया था बच्चों। दूसरा, सामान्यतः इस प्रकार की बस्ती किसी बड़े सहत गांव के विखंडन के कारण भी निर्मित हो सकती है। 2 प्रकार के कारण से यह निर्मित हो सकती है। तीसरा है बच्चों पल्लीकृत बस्तियों के लक्षण। पल्ली बस्तियों प्राय सामाजिक व मानव जातीय कारकों के कारण किसी विशाल गांव के भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक होने से निर्मित होती है। चौथा है एकाकी बस्तियों के लक्षण। ये बस्तियां सुदूर जंगलों में अथवा छोटी पहाड़ियों के ढालों पर खेतों अथवा चरागाहों में एकाकी रूप में मिलती है। इन बस्तियों का विकास निवास क्षेत्र के भूमि संसाधनों की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। इस प्रकार से हमने ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार बच्चों पढ़े। ठीक है, और उनके लक्षण भी हमने देखे। इसी क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है वो किस प्रकार से है। भौतिक पर्यावरण में बस्तियों के प्रारूप के लिए उत्तरदायी कारक। विभिन्न भौतिक पर्यावरणों में बस्तियों के लिए प्रारूपों के लिए विभिन्न उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। पहला है भौतिक कारक। धरातलीय स्वरूप कि धरातल किस प्रकार का है, जलवायु किस प्रकार की है, जल की उपलब्धता है कि नहीं, और मृदा किस प्रकार की उपजाऊ या अनुपजाऊ है या नहीं है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पहला जो कारक। दूसरा है सांस्कृतिक एवं मानव जनित कारक। सामाजिक संरचना, जाति एवं धर्म, ये जो चीज़ें हैं सांस्कृतिक आधार पर भी यह कार्य करता है। तीसरा है सुरक्षा संबंधी कार्य, चोरियों डकैतियों आदि से सुरक्षा के लिए। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि भौतिक पर्यावरण में बस्तियों के प्रारूपों के लिए उत्तरदायी प्रारूप या उत्तरदायी कारक 3 प्रकार से हमने यहाँ पर देखे। ठीक है बच्चों, अगला जो प्रश्न है जिसे हमें 150 शब्दों में देना है वो है क्या एक प्रकार्य वाले नगर की कल्पना की जा सकती है। नगर बहु प्रकारात्मक क्यों हो जाते हैं। ये बहुत आसान प्रश्न है बच्चों कि क्या एक ही प्रकार्यात्मक प्रकार के नगर की कल्पना की जा सकती है। नहीं की जा सकती। हम सब जानते हैं कि यदि एक नगर होगा तो विभिन्न प्रकार के कार्य उसमें होंगे। हाँ, वो विशिष्टता प्राप्त कर सकता है बच्चों कि एक प्रकार के क्षेत्र में वो विशिष्टता प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो केवल एक ही विशिष्ट प्रकार के कार्य करे यह संभव नहीं है। कुछ नगरों और शहरों को किसी विशेषीकृत प्रकार्य में विशिष्टता प्राप्त होती है तथा उसे उस विशिष्ट प्रकार्य के लिए जाना जाता है, लेकिन नगर को जीवित रखने के लिए उस विशिष्ट प्रकार्य के साथ अन्य कुछ विशिष्ट प्रकार्यों को भी करना पड़ता है। समझ गए बच्चों। तो एक ही कार्य करे, यदि वो शैक्षिक नगर है तो शिक्षा ही शिक्षा का कार्य करे, दूसरे प्रकार के कार्य नहीं करे, परिवहन का कार्य नहीं करे या फिर प्रशासनिक कार्य नहीं करे, तो यह संभव नहीं है।
उदाहरण के लिए एक परिवहन नगर में परिवहन प्रकार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन परिवहन नगर में परिवहन कार्य के साथ साथ प्रशासनिक कार्य, औद्योगिक कार्य, वाणिज्यिक कार्य, शैक्षणिक कार्य तथा चिकित्सा कार्य भी गौण रूप से अनिवार्य हो जाते हैं, देखने को मिलते हैं। वस्तुतः एक प्रकार्य वाले नगर की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यह संभव नहीं है। नगर बहु प्रकारात्मक क्यों हो जाते हैं? किसी विशिष्ट नगर के जन्म के लिए कोई एक प्रकार्य उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन जब एक बार नगर स्थापित हो जाता है तो उसे अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए सार्वजनिक प्रशासन, वित्तीय, चिकित्सा संबंधी कार्य, परिवहन संबंधी, शिक्षा संबंधी, जन उपयोगी सेवा संबंधी तथा बाजार व वाणिज्य सेवा संबंधी अनेक प्रकारों का संचालन करना होता है। इसी कारण प्रत्येक नगर बहु प्रकारात्मक कार्यों का निष्पादन करने लगता है। वस्तुतः नगरों के विकास होते जाने पर उनके प्रकार्य इतने अंतर्ग्रंथित हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष प्रकार्य वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा कि नगर एक विशिष्टता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसी विशिष्टता के साथ दूसरे प्रकार के कार्य भी उसको करने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने देखे कि चतुर्थ अध्याय का हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर किए। अगली क्लास में हम पंचम अध्याय का अध्ययन करेंगे बच्चों, तो तैयार होकर के आइएगा। धन्यवाद बच्चों।